सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में मैं आपको पेपर 2 से रिलेटेड जो आपका कॉमर्स है, ठीक है, इसमें जो बीएम एंड एचआरएम है उससे रिलेटेड टॉपिक क्लियर कराऊंगी, ठीक है, जो कि आपका नियो क्लासिकल सिस्टम कंटिजेंसी अप्रोच इन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये जो सारे अप्रोचेस है ये आपको प्रोवाइड किया गया है एंड ये आपका लिमिटेशंस को कंसिडर करता है जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब देखो, कहना ये है इसमें कि आपका एक क्लासिकल मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी होता है और एक नियो क्लासिकल मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी होता है। तो ये क्लासिकल जो है ये क्या है, इसको मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, बट इसका जो कुछ भी पॉइंट है वो सब इसके अगेंस्ट है, ठीक है, इसके अगेंस्ट है, मतलब इसके विपरीत है, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब क्लासिकल तो लाया गया, बट हमें लगा कि नहीं क्लासिकल वर्क नहीं कर रहा है, तो हमने नियो क्लासिकल लाया जो कि सब इसके क्लासिकल के ऑपोजिट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ईच फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट इज मोर डायनामिक, ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम क्लासिकल की बात करें तो ये आपका ह्यूमन को इग्नोर करता था, ठीक है। यहाँ पे डायनामिक आप वर्क नहीं कर सकते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते हो, बट नियो क्लासिकल थ्योरी में हमने ह्यूमन को ध्यान दिया, हमने ह्यूमन को एक एसेट माना, ठीक है, आपका कंपनी का ही वो एसेट है, हम डायनामिक वर्क कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायनामिक मोर डायनामिक है, ह्यूमन सेंट्रिक है एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अगर हम नियो क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो नियो क्लासिकल अप्रोच ये आपका जो आपका पहले रिजिड पॉइंट फॉलो किया जाता था। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है मतलब ये मस्ट भी, ये आपका जरूर रिजिड होता होगा एंड ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, क्योंकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, ये थोड़ा रिजिड है, ठीक है। तो नियो क्लासिकल का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास एक रिजिड थ्योरी था, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि हम क्लासिकल थ्योरी में फॉलो करते थे एंड जो कि बेसिकली ह्यूमन साइड को इग्नोर करता था एंड इम्पोर्टेंस देता था एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन वर्क प्लेस। अब इसमें बेसिकली जो आपका मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है नियो क्लासिकल थ्योरी में वो एल्टन मेयो है। एल्टो मेयो को हम लोग हॉथरून स्टडीज के लिए भी जानते हैं, एल्टन मेयो को हम लोग किस लिए जानते हैं, हॉथरून स्टडीज के लिए भी जानते हैं, ठीक है। चेस्टर बैरनर्ड, मैरी पार्कर फॉलेट एंड अदर्स। इसमें हमने नियो क्लासिकल थ्योरी में हमने देखना है कि इसमें हमने ह्यूमन का बिहेवियर को रिकॉग्नाइज किया, उनको मोटिवेट रखने की बात की, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर भी हमने फोकस किया। यहाँ पे हमें ध्यान दिया गया कि एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन भी जरूरत है प्रोडक्टिविटी में। आप क्लासिकल में, मतलब यहाँ पे मैं क्या समझ सकती हूँ कि क्लासिकल में मैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे फोकस करती थी, किस पे, प्रोडक्टिविटी पे। बट नियो क्लासिकल में क्या हुआ कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने के लिए हमें जो है ह्यूमन रिलेशन, मतलब ह्यूमन पर भी फोकस करना होगा, एम्प्लॉय पर भी फोकस करना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इन प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय का भी सेटिस्फैक्शन काफी जरूरत है प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने के लिए, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये आपका न्यूअर क्लासिकल अप्रोच में कहा गया, ठीक है। की कॉन्सेप्ट जैसे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस, इसमें हमने इम्पोर्टेंस दिया कि एम्प्लॉय का कुछ सोशल नीड भी है एंड ग्रुप डायनामिक भी है। इसके लिए हॉथरून स्टडीज आया जो बता रहा था ये पॉइंट कि हमें वर्कर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट की जगह अगर हम उनका प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें वर्कर को क्या रखना होगा, मोटिवेटेड रखना होगा। वर्कर के नीड के अकॉर्डिंग हमें उसको भी अच्छा करना होगा, सो दैट इन सबको अगर अच्छा करोगे तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दिया है, एल्टन मेयो ने दिया है, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अटेंशन, मतलब वर्कर्स को अटेंशन देने की बात करता है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकता है। बिहेवियरियल अप्रोच, अगर हम बिहेवियरियल अप्रोच की बात करें तो इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन पर ध्यान देते हैं। इसमें देखा गया है कि एम्प्लॉय जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइक इकोनॉमिक्स का जरूरत पूरा करने के लिए नहीं, मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ कुछ एक सर्टेन नीड्स नहीं है, उनका सोशल और इमोशनल नीड्स भी है, जो कि आपका बिहेवियरल अप्रोच में कवर किया गया है। इसमें बोला गया कि हमें किसी भी वर्कर को मोटिवेट रखना है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन,
सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, जिससे उनका पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में, इस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना वो चाहेंगे। ठीक है, और हमें इनकरेज करना चाहिए कि अगर हम किसी भी पॉइंट से किसी भी मेन मैटर पे, मुद्दा पे अगर हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, तो हमें एम्प्लॉयज को मौका देना चाहिए कि आपका पास भी अगर कोई पॉइंट है तो आप अपना पॉइंट शेयर करो, अगर हमें ठीक लगा तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे, एम्प्लॉय को लगेगा नहीं हमारी भी सुनी जा रही है, हमसे भी पूछा गया, मतलब हम भी एक वैल्यूबल एसेट है, तो एम्प्लॉय और अच्छा करेंगे, और अच्छा सोचेंगे, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स देंगे। ठीक है, तो हमें इनकरेज करना चाहिए कि एम्प्लॉयज को कि वो भी अपना इन्वॉल्वमेंट दे मैनेजमेंट के टास्क में। ठीक है, ओवर एम्फेसिस ऑन सोशल फैक्टर, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया, ठीक है, इग्नोर किया एंड टेक्नोलॉजी को, और सिर्फ सोशल फैक्टर हो गया एंड एम्प्लॉयज पे फोकस किया। लैक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट टूल फॉर रिजल्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, नियो क्लासिकल में जो हमने 3 पढ़ा, दैट इज ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियरियल अप्रोच। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो एंड बिहेवियरियल अप्रोच, जो कि आपका बिहेवियरियल अप्रोच किसने दिया था, बिहेवियरियल अप्रोच मुझे अचानक से याद नहीं आ रहा है। बिहेवियरियल अप्रोच एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। बिहेवियरियल अप्रोच इन मैनेजमेंट, ठीक है, BIOURAL approach in management with बिहेवियरल अप्रोच जो है ये आपका ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के लिए होता है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपेक्टेशन, ग्रुप डायनामिक को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है कि किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं सिस्टम अप्रोच पे। सिस्टम अप्रोच बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और ये एक ओपन सिस्टम को फॉलो करता है। सिस्टम अप्रोच किसको फॉलो करता है, ओपन सिस्टम को फॉलो करता है, याद रखना, ओपन सिस्टम को फॉलो करता है, जिसके जो इम्पैक्ट जो भी इन्वायरमेंट का पड़ रहा है इससे इंटरेक्ट करते हुए। इट एम्फेसिस की It emphasizes the interdependence on organizational component और their interaction with the external world। इसमें देख सकते हो ये सब इनके contributors हैं, लुडविग वॉन बर्टन लैंडफी, किनेथ बॉल्डिंग, चेस्टर बार्नर। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में बेसिकली ये देखा गया, सिस्टम अप्रोच में ये देखा गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक को एक सिस्टम के साथ संवर्क करना होता है, और सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। हमें डायनामिक रिलेशनशिप बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच बेसिकली किसको ध्यान में देके किया गया है, एनवायरनमेंट का कंडीशन को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनवायरनमेंट का क्या लेना देना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें ध्यान दिया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हो द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। इसमें एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, जैसे कि एक बिजनेस का कॉम्पिटिटर होता है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज को ध्यान में रखना होता है, एंड कस्टमर्स को। तो ये सब क्या हुआ, ये बिजनेस के बाहर का है, एक्सटर्नल हुए, तो एक्सटर्नल होने की वजह से हम इसको ओपन सिस्टम में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सब सिस्टम अलग अलग पार्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे HR डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तो ये सबको भी अलग अलग करके इनके अकॉर्डिंग भी वर्क करना चाहिए। सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब क्या होता है, combined effort of subsystem produces better outcome than individual part। मतलब ये हुआ कि कोई अगर इंडिविजुअल जो वर्क अकेले कर सकता है, इससे अच्छा कि अगर सब मिलके उस वर्क को अच्छा करने का कोशिश करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। फीडबैक मैकेनिज्म, कंटिन्यूअसली फीडबैक भी होना चाहिए जिससे आपका सिस्टम परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो ये आपका एक हॉलिस्टिक व्यू है, इसमें आपका इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, फोकस करता है एक सिस्टमैटिक एफिशिएंसी पे। इसमें हम इंटर रिलेशनशिप को थोड़ा नहीं ध्यान दे पाते हैं, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप बात करें कंटिजेंसी अप्रोच। तो कंटिजेंसी अप्रोच ना, ये आपका PYQ में भी रह चुका है। कंटिजेंसी अप्रोच में एक ही बात आपको ध्यान देना है कि कंटिजेंसी लिखा है मतलब यहाँ पे हम जो भी वर्क करेंगे वो सिचुएशन के बेसिस पे करेंगे। मतलब हर एक टास्क को करने का एक फिक्स्ड रूल नहीं होना चाहिए, एक फिक्स्ड अप्रोच या फिक्स्ड रूल नहीं होना चाहिए। रैदर देन दैट हम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो, कंटिजेंसी अप्रोच ये ध्यान देता है
कि देयर इज नो वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन इन मैनेजमेंट, मतलब एक ही फिक्स चीज नहीं है जो सारे सोल्यूशन में फिट बैठेगा, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट ये बोलता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें वर्क करना चाहिए। तो कंटीजेंसी अप्रोच में आपका फीडलर कंटीजेंसी मॉडल है एंड जॉन वुड वॉर्ड, पॉल लॉरेंस एंड जे लॉर्स का आपका कंट्रीब्यूशन है। ये बताता है आपको कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपका फ्लेक्सिबल है, जो आपका अलग अलग सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करता है। इसमें आपका जो कुछ भी लीडरशिप डिसीजन मेकिंग या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिसीजन आपको लेना होता है, ये इन्वायरमेंट का, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एंड इंटरनल कंडीशन, मतलब जो उस समय का सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक है आपका सिचुएशनल वेरिएबल, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइज, कल्चर, ये सबसे भी आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे चेंजेस आता है। मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजर्स भी मतलब केपेबल होना चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए एंड एडजस्ट करने के लिए जो नीड्स है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग जो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एंड डायनामिक और इन्वायरमेंट, ये थोड़ा रियलिस्टिक पे वर्क करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच है मैनेजमेंट का, इनकरेज करता है इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज करता है कि सिचुएशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसमें वर्क कर रहे हैं, तो सिचुएशन अगर डिफिकल्ट है तो डिसीजन मेकिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर एप्लीकेशन, एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं है सारा टास्क को रिजॉल्व करने का। तो ये था आपका नियो क्लासिकल अप्रोच के बारे में एंड कंटीजेंसी अप्रोच के बारे में एंड ओपन सिस्टम के बारे में। आपको आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा आई बिलीव। अगर कहीं कुछ डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट करना। ठीक है, आई विल एड्रेस ऑल ऑफ योर कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।